हैं प्रशांत किशोर। 14वें दिन प्रशांत किशोर का ये अनशन खत्म होने वाला है। 16 जनवरी को अपना अनशन खत्म कर देंगे प्रशांत किशोर। वक्त दोपहर के 12 बजे का जब अनशन तोड़ेंगे। पीके बीपीएससी के मुद्दे पर लगातार अनशन कर अपना समर्थन अभ्यर्थियों के पक्ष में देते प्रशांत किशोर अनशन कल खत्म करने वाले हैं। जनसुराज पार्टी की तरफ से इसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई है। अजय आलोक का राहुल गांधी पर विवादित बयान। राहुल गांधी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल। अफजल गुरु से राहुल की तुलना। नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजय आलोक का ये विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना अफजल गुरु से कर दी है और नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक नहीं है राहुल गांधी, ऐसा बयान दिया है। ये आदमी जिसका नाम राहुल गांधी है, ये पागल हो चुका है। मानसिक विक्षिप्तता चली गई है और दुर्भाग्य से ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता विपक्ष। इनका सड़कों पे घूमना, खुलेआम घूमना बिल्कुल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये आदमी अपने ही देश से लड़ रहा है। ये कहता है कि वी आर फाइटिंग इंडियन स्टेट। जरा सोचिए आप लोग, ये कितनी प्रमुख कमेटियों में है शामिल, कितने प्रमुख लोगों से मिलते हैं, कितने प्रमुख लोगों की नियुक्तियों में इनका से रहता है। ऐसा आदमी क्या नेता विपक्ष होना चाहिए? क्योंकि जो भारत से लड़े वो भारत में नहीं रह सकता है। अफजल गुरु और इनमें कोई अंतर नहीं बचा। अजय आलोक के विवादित बयान पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने पलटवार किया है। राजेश राठौर ने जवाब में अपशब्द का ही इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अजय आलोक को पुलिस खोज रही है। तो अजय आलोक को लेकर कांग्रेस की तरफ से यह बयान का दिया जाना और पलटवार किया जाना कि अब अजय आलोक को पुलिस खोज रही है। अजय आलोक नाम के व्यक्ति जो अपने आप को भाजपा के प्रवक्ता कहता है, सचमुच वो पागल खाना से भागा हुआ व्यक्ति है जिसको पुलिस खोज रही है और डॉक्टर खोज रहा है, जनता भी खोज रही है। अजय आलोक के माता जी इंदिरा देवी स्वयं कांग्रेस पार्टी से 85 में चुनाव लड़के हार चुकी है पूरी तरह। अजय आलोक के पिताजी जेडीयू के टिकट से 2014 के चुनाव पूरी तरह हार चुके हैं, यहाँ तक जवानों जब्त करा चुके हैं। खुद को यह पागल खाना से भागा हुआ अजय आलोक चैनपुर से एक बार लड़ा है रामविलास जी के पार्टी से, एलजेपी से, और दूसरे बार लड़ा है बसपा से। अब पूरी तरह जमानत जब्त करा चुका है। 150 वोट इसको आया हुआ है। ये देश के प्रतिपक्ष के नेता पर भद्दी और गंदी टिप्पणी करता है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और जेपी नड्डा जी ऐसे पागल व्यक्ति के बारे में बताएं कि उनका प्रवक्ता है या नहीं है। इसको पागल खाना पुनः पहुंचाया जाए, ये हमको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से आग्रह है। और दिल्ली में चुनाव है और समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी। सपा के ऐलान के बाद इंडिया ब्लॉक में टूट की खबरें चल रही है और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है और अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिए जाने पर अपना तर्क रखा है। अखिलेश ने कहा कि इंडिया ब्लॉक टूटा नहीं है। जब इंडिया ब्लॉक बन रहा था तो कहा गया था कि जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस पार्टी को इंडिया अलायंस और मजबूत करेगा। जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के बगहा, जहां पर एनडीए की तरफ से सम्मेलन का आयोजन और इसमें क्या कुछ दिलीप जायसवाल कह रहे हैं, जरा सुनिए। कभी पुत्र का, कभी पुत्री का, रोज सपना देखते हैं, रोज लार टपकता है, सत्ता में आने के लिए बेचैन है। अब कोई जूठन भी नहीं मिलने वाला है, अब कोई जूठा भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए बाप बेटा बेटी वंशवाद का राज अब समाप्त हो चुका है। अब लालू राज बिहार को नहीं चाहिए, नीतीश कुमार का विकास चाहिए मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का विकास चाहिए, हमारे रामविलास पासवान का विकास चाहिए, जीतन राम मांझी का और उपेंद्र कुशवाहा का विकास चाहिए। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मैं आपको देखकर खुश हूं, मेरा मन प्रसन्न हो गया है बगहा में इतनी बड़ी भारी तादाद में इस संख्या को देखकर। और इन नेताओं को, जो नेता कल तक बोलते थे कि मैं भाजपा का हूं,
मैं जदयू का हूं, मैं लोजपा का हूं, मैं रालोसपा का हूं, मैं हम का हूं। आज मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि सारे नेता और सारा हमारा कार्यकर्ता एनडीए का नेता और एनडीए का कार्यकर्ता है। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आने वाला समय 2025 हम 243 सीट लड़ेंगे और 243 सीट जीतने का काम करेंगे। ये हमारा संकल्प होगा, ये हमारा संकल्प है। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए। अब मैं माननीय प्रदेश सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन और अजय आलोक और दिल्ली में चुनाव है और इस चुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला भी जारी है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल आज पर्चा दाखिल करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले केजरीवाल वाल्मीकि मंदिर मार्ग पहुंचे, जहां पर वो पहले वाल्मीकि मंदिर के दर्शन किए और इसके बाद हनुमान मंदिर भी गए। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी रहीं। तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अरविंद केजरीवाल से करने वाले राहुल गांधी के बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा कि दोनों नेताओं की तुलना की ही नहीं जा सकती है। अरविंद केजरीवाल हमेशा झूठ बोलते हैं, पीएम की उनसे तुलना करना ही मूर्खता है। लोगों को 5 महीना में हम लोग दिया, एक महीना 1 करोड़ हमारा विभाग दिया और उसका कई एक विभाग है, तो ये तो जॉब दे रहे हैं। कौन चीज झूठा बोलेगी? वो तो हर वक्त झूठा बोलते केजरीवाल साहब। वहाँ का देखते हैं दिहाड़ी मजदूर सब लोग भूखा मर रहा है, झोपड़ी वाले सब लोग ये हो रहा है, पानी नहीं है, रोशनी नहीं है, विद्यालय की हालत खराब है। तो कैसे तो कहा जाए कि उनसे तुलना करना ही मूर्खता है। और बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने भी नई दिल्ली सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि हर हर महादेव कर्ण के शुभ मुहूर्त पर चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में महादेव और मां गौरी का आशीर्वाद लिया। अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा दोनों के बीच चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन इसके पहले ही दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। केजरीवाल मांग कर रहे हैं कि वर्मा के घर पर रेड डाली जाए कि वे पैसा बांट रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की आम आदमी पार्टी पर काम न करने की बात कहकर प्रवेश वर्मा लगातार हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को परमिशन दे दी है। मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया पर भी केस चलाने को मंजूरी दी है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और कहा था कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। और अब बात कर लेते हैं एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की। खबर दक्षिण कोरिया से, जहां अधिकारियों ने राष्ट्रपति यून सुक योल को उनके 3 दिसंबर के मार्शल लॉ घोषणा से संबंधित विद्रोह के आरोपों पर हिरासत में लिया है। वीडियो फुटेज में सैकड़ों पुलिस अधिकारियों को उनके पहाड़ी विला की ओर जाने वाली सड़क पर मार्च करते हुए दिखाया गया है, जहां वो हफ्तों से छिपे हुए थे। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस का यून सुक योल के समर्थकों ने विरोध किया है। हालांकि अधिकारियों ने यून के समर्थकों को खदेड़ दिया। दरअसल जांचकर्ताओं और यून के राष्ट्रपति सुरक्षा एजेंट और सैन्य गार्डों के बीच 6 घंटे के गतिरोध के बाद 3 जनवरी को गिरफ्तारी का पिछला प्रयास विफल हो गया था। कांग्रेस ने आज अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन कर दिया है। सोनिया गांधी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस के नए मुख्यालय का पता इंदिरा गांधी भवन 9A कोटला रोड है। कांग्रेस का नया कार्यालय दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय के करीब 500 मीटर दूर है और 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी। आज 15 साल बाद ये भवन तैयार हुआ है। और कांग्रेस ने अपने नए मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन रखा है, लेकिन कार्यालय के बाहर ही कुछ कार्यकर्ताओं ने सरदार मनमोहन सिंह भवन के पोस्टर लगा दिए, जिसने इस कार्यालय के नाम को लेकर एक नया विवाद छेड़ दिया है।
मोदी सरकार की अगुवाई में नौसेना को पूरी तरह से स्वदेशी बनाने की मुहिम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में आज देश में बने 3 प्लेटफॉर्म नौसेना में शामिल किए गए। पीएम मोदी आज मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में तीनों महाबलियों को भारत की नौसेना को सौंपते नजर आए। ये 3 महाबली कोई और नहीं बल्कि आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर पनडुब्बी है। भारत की बढ़ती समुद्री ताकत को लेकर दुश्मन देश दहशत में है। ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि एक साथ 3 बड़े जंगी जहाज नौसेना में शामिल किए गए हैं। समंदर में दुश्मन के हर इरादों को पस्त करने वार मशीन है। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, जहां एक लड़की ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी और उससे पैर छूकर माफी भी मंगवाया। लड़की ने खुद ड्राइवर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मामला कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के पथरहिया इलाके का है। और ड्राइवर ने यह बताया कि लड़की जब ऑटो से उतरी तो ड्राइवर ने किराए की मांग की और इस पर लड़की ने कहा कि वो स्टूडेंट है और वो किराया नहीं देती। इसी बात का विरोध करने पर ड्राइवर की पिटाई कर दी गई। भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे आईजीआई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने बुधवार को हल्की बारिश की भी संभावना जाहिर की है। इससे दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में ठंड और बढ़ सकती है। राजधानी दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एलएनजेपी अस्पताल के बाथरूम में छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में आरोपी का टेक्नीशियन ने बताया कि बीएससी की छात्रा ने इस मामले में 2 दिन पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और आरोपी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। खबर महाकुंभ से, जहां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एक दिन के लिए विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया। एक दिन के लिए प्रयागराज की आबादी 4 करोड़ पार कर गई। मकर संक्रांति पर यहां 3.50 करोड़ लोगों ने स्नान किया। जैसे आबादी करीब, जिले की आबादी की बात करें तो 70 लाख जोड़ ली जाए तो प्रयागराज में एक दिन की जनसंख्या 4.20 करोड़ हो गई। बता दें कि इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। वहीं महाकुंभ के मौके पर शाहजहांपुर में मंत्री सुरेश खन्ना खिचड़ी भोज में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 12 साल बाद हो रहे इस महाकुंभ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और भी भव्य बनाया है। महाकुंभ शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का सबसे बड़ा माध्यम है, जहां इस बार फूलों की वर्षा जैसी अद्भुत व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सपा एमएलए मोहम्मद फहीम ने महाकुंभ के लिए जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा महाकुंभ जाएं और स्नान करें। अगर किसी को कुंभ जाने में परेशानी हो रही हो तो मैं अपनी मां, बहनों और भाइयों के लिए हाजिर हूं। व्यवस्था कराने के लिए आगे आने को मैं तैयार हूं। कुंभ में ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और अपने ऊपर वाले से दुआ करें। मोहम्मद फहीम मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा से सपा के विधायक हैं। देखा होगा बिलारी में हमारे तमाम तरीके के स्वागत के द्वार लगे हुए हैं। कुंभ की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाएं, स्नान करें और जो आस्था का ये पर्व है कुंभ, जो इतने साल बाद आता है, जो हम लोग बहुत तहे दिल से वहाँ पर इसका इंतज़ार करते हैं, लोग वहाँ जाएं। मैंने भी इंतजामात कराए हैं। कोई ट्रेन की दिक्कत हो रही हो तो मैं अपनी माँओं, बहनों, भाई, दोस्तों, बुजुर्गों के लिए तब हाजिर हूँ और व्यवस्थाएं कराने के लिए मैं आगे आने के लिए तैयार हूँ। कुंभ में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, स्नान करें और अपने ऊपर वाले से दुआएं मांगें। और महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक ऐसा भी श्रद्धालु है जो भोपाल से साइकिल से महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचा है। करीब 1300 किलोमीटर का सफर साइकिल से पूरा किया गया। महाकुंभ को लेकर सरकार की तरफ से हवाई सेवा का भी विस्तार किया गया है। प्रयागराज में नई हवाई पट्टी बनाई गई है। प्रयागराज आने वाले फ्लाइट्स की संख्या को भी बढ़ा दिया गया। ये दुगुनी हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग हवाई मार्ग से कुंभ में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में जहां तरह तरह के अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं एक जगह पर करीब रोजाना 15,000 लोगों के लिए खाना बनता है। ये एक ऐसी रसोई है जहां एक साथ 15,000 लोगों के लिए रोजाना खाना बनता है। सुबह 7 बजे से ये रसोई खुल जाती है, जिसके बाद श्रद्धालुओं का यहां पहुंचना शुरू हो जाता है।
तो महाकुंभ में यूपी पुलिस सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, जहां सुरक्षा विभाग ने 4 ड्रोन तैयार किए हैं, जिसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट की निगरानी करने में मदद मिल रही है। डेथर्ड ड्रोन 12 घंटे का लगातार निगरानी कर सकते हैं, जो एक साथ 3 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल में भी ड्रोन मदद कर रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का आज जन्मदिन है। बीएसपी मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर लखनऊ में मायावती ने ब्लू बुक लॉन्च की। ये बुक बीएसपी के मूवमेंट पर आधारित है। मायावती ने कांग्रेस पार्टी तो सही समय पर आने पर इनके आरक्षण को ही पूरे तौर से खत्म करने में लगी है, जिसका ये ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में कदम कदम पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा संविधान को दिखाना व नीले कपड़े आदि पहनकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करना, ये सब यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ इनका छलावा व ढोंग नहीं है तो और क्या है। इस पर भी इन लोगों को जरूर ध्यान देना है। जबकि देश में बीएसपी मूवमेंट के कारण दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं उनके निर्मित किए गए मानवतावादी संविधान के प्रति आई जागृति व सत्ता संघर्ष हेतु आई चेतना आदि के कारण अब विशेषकर दलित एवं आदिवासियों के वोटों को हथियाने में इन सभी विरोधी पार्टियों में उनके चहेते बनने की भी काफ़ी होड़ लगी हुई, किंतु उनका हक छीनने में अभी भी कोई पार्टी पीछे नहीं है। अर्थात ये सभी पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और अब बात कड़ाके की ठंड की, तो नोएडा घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ स्मॉग की चादर छाई हुई है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है और यही वजह है कि गाड़ियों की रफ्तार पर मानो ब्रेक सा लग गया हो। सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बगहा में आज से एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज हो गया। इस सम्मेलन के जरिए एनडीए की एकजुटता दिखाने का लक्ष्य है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले न सिर्फ आपसी एकता बल्कि एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ताओं में आपसी तालमेल बेहतर कैसे हो, इसके लिए भी पूरी तैयारियां की गई है। इस संयुक्त सम्मेलन में न सिर्फ एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे बल्कि जमीनी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। शिवहर विधायक चेतन आनंद के आवास पर हो रहे चूड़ा दही के भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। नीतीश कुमार चेतन आनंद के आवास पहुंचे और उनके परिवार के सभी लोगों से मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान 16 जनवरी को खगड़िया जाएंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। सीएम 430 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रगति यात्रा को लेकर शहर की दीवारों को मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और कई तरह के शुभ काम शुरू हो जाते हैं। हर मास खत्म होते ही बाजार में रौनक बढ़ रही है। शुभ काम के लिए लोग फूलों की खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से सभी शुभ कार्य रुके हुए थे, लेकिन हर मास खत्म होने के साथ ही सारे शुभ कार्य शुरू हो गए हैं। कैमूर के नगर परिषद ईओ के निर्देश पर नगर परिषद के कर्मियों ने स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें दुकानदारों से अपने दुकान के बाहर डस्टबिन रखने के लिए कहा गया। जो दुकानदार ऐसा नहीं करते हैं उनसे 100 रुपए का फाइन वसूला जा रहा है। ईओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगे ये जुर्माना 500 से लेकर 1000 तक जा सकता है। फेंक दिया करते हैं तो उसको रोकने के लिए हम लोगों ने पूर्व में अवेयरनेस का एक अभियान भी चलाया था। लगातार माइकिंग भी कराते हैं और खुद समाचार पत्र के माध्यम से भी सबको जागरूक किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि सभी दुकानों में डस्टबिन नहीं रखा जा रहा है। और यही जांचोपरांत हम लोग एक कार्रवाई किए हैं और 4000 रुपये का हम लोग फाइन भी कराए हैं। इसके तहत हम लोग आज एकता चौक पे लगभग 15-20 दुकानों के ऊपर हम लोग फाइन भी करवाए हैं। स्वच्छता शुल्क उनसे लिया गया है और सबको एक ये निर्देश भी दिया गया है और जागरूकता के माध्यम से उनको ये कहा भी जा रहा है कि सब लोग अपनी दुकान में डस्टबिन जरूर रखें, ताकि साफ सफाई करें तो कूड़ा को रोड पे न फेंकें और शहर को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करें। फाइन को बढ़ाएंगे और इस पे हम लोग 500 से 1000 रुपये हम लोग लगातार फाइन करेंगे अगर डस्टबिन नहीं रखा जाता है दुकानों पे। और किसी भी दुकान के सामने अगर कूड़ा पाया जाता है, गंदगी पाई जाती है, तो इनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वहाँ पे कूड़ा न गिरने दें और डस्टबिन में ही या जो प्रॉपर जगह है वहीं पर कूड़ा रखवाएं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।